हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निमी टेक्निकल चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं विजय सिंह जो कि ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सॉलिड स्टेट डिवाइस का टॉपिक। आज अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, इन सभी डिवाइसेस के बारे में एक एक करके और अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम बिना किसी देरी के, बिना समय को गंवाए हुए अपने इस यूनिट को, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट डिवाइस, इस स्टेट डिवाइस से आप क्या समझते हैं? सॉलिड स्टेट डिवाइस क्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट डिवाइस की, तो जैसे हो गया मेरा BJT, UJT, FET, SCR, MOSFET, IGBT, IGTO, राइट। ये जो मैंने अभी नाम बताया आपको, ये सारे के सारे कैसे डिवाइसेस हैं? सॉलिड स्टेट डिवाइस हैं। ठीक है ना, ये सारे सॉलिड स्टेट डिवाइस हैं। ये फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इनके बनावट के बारे में, तो ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होते हैं। कैसे डिवाइस होते हैं? सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। और इनका यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ज़्यादातर पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज किया जाता है। ठीक है ना। और अगर मैं इसके यूजेस के बारे में बात करूं, एप्लीकेशंस के बारे में, तो ये जो मैं आपको SCR, UJT, BJT, ये जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का नाम बताया, इनमें से बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जिनका यूज किया जाता है ऑन ऑफ स्विचिंग के लिए। किस लिए? ऑन ऑफ स्विचिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको BJT के बारे में बताऊंगा कि BJT क्या होता है, फिर बताऊंगा UJT के बारे में, इसके बताऊंगा FET, और फिर इसके बाद बताऊंगा MOSFET के बारे में। तो आज अपन 4 सॉलिड स्टेट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी सॉलिड स्टेट डिवाइसों को पढ़ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करूं BJT के बारे में। BJT, अब फ्रेंड्स, ये BJT क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है BJT का? तो मैं अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करूं, तो ये एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। कैसा होता है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी कि इसके जो पोल हैं ये बाईपोलर हैं, यानी कि इसमें जो धारा का प्रवाह होगा ये दोनों की वजह से होगा। दोनों की वजह से का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और होल्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, होल्स की वजह से, दोनों की वजह से इसमें धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो डायोड होता है, आप लोगों ने डायोड का नाम तो सुना ही होगा, थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा कि डायोड क्या होता है। तो डायोड एक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, डायोड स्विच की तरह काम करता है। ये एक एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर सकता, ये कर सकता है काम इन्वर्टर की तरह। इसमें इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर करता है DC टू AC। ठीक है, इन्वर्टर DC टू AC करता है। और एम्पलीफायर हो गया, वो तो सिग्नल्स पे वर्क करता है, सिग्नल्स पे ऑपरेट होता है, जिस तरह का उसको सिग्नल्स दिया जाता है। ठीक है, तो इन्वर्टर जो हमारा होता है वो काम करता है, डायोड जो होता है वो हमारा काम करता है एज ए इन्वर्टर की तरह। ठीक, DC टू AC। लेकिन डायोड हमारा AC को DC में नहीं बदल सकता, ये DC को AC में तो कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसका DC को AC में कर सकता है, AC को DC में नहीं कर सकता। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये सोचा, जिन्होंने इन डायोड्स का इन्वेंशन किया है, उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्यों ना डायोड्स का इन्वेंशन किया जाए, खोज किया जाए रिसर्च के दौरान, जो ट्रांजिस्टर की तरह काम करे। ठीक है, और AC को DC में और DC को AC में भी कन्वर्ट करने का काम करे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इनके इन्वेंशन के बारे में बात करूँ, तो BJT का इन्वेंशन 3 साइंटिस्टों ने मिलकर किया था। उनमें से 2 का नाम तो मुझे पता है, एक का नाम तो नहीं पता, और जिसका नाम पता है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो है जॉन बार्टिन और दूसरा है विलियम शॉकले। ठीक है ना, इन दोनों लोगों ने मिल के
इस बीजेटी का निर्माण किया है। ठीक है, ये तो इसका इन्वेंशन हो गया। फ्रेंड्स, अगर मैं इस बीजेटी के बारे में बात करूं तो बीजेटी का क्या होता है कि इसका जो ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। क्या होता है? करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। और करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों होता है ये सवाल जरूर उठता है कि करंट कंट्रोल डिवाइस कैसे। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके इनपुट के बारे में बात करूं तो बीजेटी का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है ना, वो इनपुट इम्पीडेंस इसका लो होता है, ठीक, और आउटपुट इम्पीडेंस इसका हाई होता है। अब ये करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक करंट कंट्रोल टर्मिनल होता है, ठीक है ना, उस टर्मिनल के अकॉर्डिंग करंट को कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया करंट कंट्रोल डिवाइस। और अगर इसमें देखिए हमारा ये जो बीजेटी है, ये बीजेटी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक होता है एनपीएन बीजेटी, एक होता है पीएनपी, ठीक है। तो एनपीएन और पीएनपी इसमें क्या डिफरेंस होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस बहुत सारे हैं। चलिए, वो डिफरेंस तो अपन बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे। अभी इसके टर्मिनल्स के बारे में बात कर लूँ मैं, तो इसमें टर्मिनल्स 2 होता है। कितना होता है? सॉरी, 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये तो टर्मिनल की बात हो गई। और इसके लेयर की बात मैं करूँ तो लेयर भी इसके 3 लेयर्स होते हैं, एक एमीटर का लेयर, एक बेस का लेयर और एक करंट का लेयर। और जंक्शन इसमें 2 होते हैं, पहला होता है एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। यहाँ तक तो किसी को किसी तरह का कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, नो डाउट। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर ये क्या हो गया? इसके लेयर हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसके सिंबल के बारे में बात करूं, इसके संकेत के बारे में बात करूं, तो पहले तो ये बीजेटी का प्रकार ही होता है कि ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी, राइट। तो ये तो इसके 2 टाइप्स हो गए, पीएनपी और एनपीएन। तो अगर मैं इसके सिंबल के बारे में बात करूं तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का इसका सिंबल होता है। और यहाँ से गेट का टर्मिनल निकला होता है। कौन सा टर्मिनल? गेट का टर्मिनल, ठीक है। तो अब इसका हम नामकरण कैसे देंगे? ये टर्मिनल तो मैंने बना दिया 3 टर्मिनल, अब इसको कौन कौन सा नाम देंगे? तो देखिए दोस्तों, ये जो बीच में होता है ट्रिगरिंग के लिए ना, तो ये होता है हमेशा ये बेस का टर्मिनल होगा, आपका बेस का टर्मिनल होगा। और इसमें एक एरो का निशान दिखाया होता है, एरो का सिंबल लगा होता है एक टर्मिनल में। और वही एरो का सिंबल हमें ये संकेत करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये टर्मिनल कौन सा टर्मिनल, ठीक है ना। जिस टर्मिनल पे एरो का निशान लग गया, समझिए वो एमीटर का टर्मिनल है। अब तो ये बात रही एरो की। अब एरो का डायरेक्शन को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि एरो का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, वो उसका डायरेक्शन इनर है या उसका डायरेक्शन आउटर है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखिए, मान लीजिए मैं इस वाले टर्मिनल पे लगा देता हूँ एरो का निशान, एरो का निशान लगा दिया मैंने। अब एरो का निशान लगाते ही हमें पता चल गया कि ये कौन सा टर्मिनल हो गया, ये एमीटर टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब ये जो एरो का निशान लग गया, ये हमारा हो गया एमीटर का टर्मिनल, ये हो गया बेस का टर्मिनल। और भाइयों, आप सबको पता है कि बीजेटी में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो एमीटर बेस हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अब जो हमारे पास एक टर्मिनल बचा है, ये टर्मिनल कलेक्टर का ही होगा, क्योंकि अब दूसरा टर्मिनल तो है हमारे पास नहीं, एक ही टर्मिनल बचा है। तो एक टर्मिनल कौन सा हो गया? कलेक्टर का। ये तो हमारे तीनों टर्मिनल्स हो गए। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टर्मिनल है? इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। बीजेटी में क्या होता है, अगर ये एरो हमें क्या करता है, करंट की डायरेक्शन बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो करंट अभी इसमें किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट का प्रवाह देखिए एमीटर के थ्रू बाईपास हो रहा है, ठीक है। जब धारा का प्रवाह बाहर की तरफ होगा, देखिए एरो का निशान बाहर की तरफ है ना, तो जब बाहर की तरफ होगा तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया मेरा? ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक। और अगर इसी तरह मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूं तो चलिए उसका भी सिंबल देख लेते हैं।
उसका भी सिंबल इसी की तरह होगा, बस ये हो गया मेरा बेस का टर्मिनल और ये वाला हो गया। अब इस देखिए, अब आपको एमीटर बेस कलेक्टर का नामकरण करना तो आ गया, मैंने सिंपल सी भाषा में बता दिया कि जिसमें एरो लगा होगा वो हो जाता है हमारा एमीटर, और जिसमें एरो नहीं लगा वो हो जाता है हमारा कलेक्टर। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। अब इसमें क्या होगा कि जो एरो का निशान लगा होगा, एरो का निशान इसमें अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ कर दिया मैंने। इसमें धारा का जो प्रवाह हो रहा है वो किधर हो रहा है, एमीटर के थ्रू एंट्री कर रहा है। धारा का प्रवाह जब एमीटर के थ्रू एंट्री करेगा तो हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सभी भाइयों को समझ में आ गया, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया ना। ठीक फ्रेंड्स, इसको मैं आपको ध्यान में रखने का एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। और वो लॉजिक क्या है कि जैसे ये मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर को हमें ध्यान में कैसा रखना है कि ये ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर ही है। तो देखिए पीएनपी लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे क्या लिखा है पीएनपी। तो पी से आप मान लीजिए कि पॉइंटिंग, पी से मान लीजिए आप पॉइंटिंग और इन, ये क्या हो गया पॉइंटिंग इन, और ये हो गया नो पॉइंटिंग इन, नो पॉइंटिंग इन। यानी कि इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट हम किसको बोल रहे हैं, एरो को बोल रहे हैं। सॉरी ये तो उल्टा हो गया थोड़ा, यहां पे होगा नो पॉइंटिंग इन, ये पॉइंटिंग नहीं सही था, नो पॉइंटिंग इन, ठीक है। ये नो पॉइंटिंग इन एन पी, यहां से तो आपको ध्यान में आ सकता है ना, नो पॉइंटिंग यानी पहले आ रहा है एन, इसके बाद आ रहा है पी, तो जाहिर सी बात है कि पी के बाद भी एन ही आएगा, क्योंकि डबल पी नहीं हो सकता। यानी पी हमारा क्या डिनोट करता है, यहाँ होल्स को डिनोट करता है, किसको, होल को। तो होल कभी दो नहीं हो सकते, एन पी एन में दो होल नहीं हो सकते, होल पी एन पी में डबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एन पी से हो जाएगा नो पॉइंटिंग इन, यहाँ से हो जाएगा पॉइंटिंग इन, ठीक है ना। यहाँ से तो ये तो आपको याद रखने की, ध्यान में रखने के लिए एक मैंने आपको एक छोटा सा लॉजिक बताया था। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं बात करूँ इसको एक डायोड कनेक्ट करके, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक डायोड कनेक्ट करके, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों होगा, और ये हमारा सॉरी कैसे होगा, और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मैंने इस गेट और इस एमीटर के थ्रू एक डायोड लगा दिया। तो चलिए डायोड लगा देता हूं मैं, एक यहाँ पे डायोड लगा दिया कुछ इस तरह का, ठीक है, ये डायोड लग गया। डायोड का ये वाला पोर्शन होता है, टर्मिनल होता है पी और ये होता है एन, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाली टर्मिनल, ये बेस वाली टर्मिनल मेरा P हो गया और एमीटर वाली टर्मिनल मेरा N हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कलेक्टर वाली टर्मिनल होगा ये भी N ही होगा। क्या होगा, N होगा, P नहीं हो सकता, ठीक। तो अगर मैं अब बेस और कलेक्टर के बीच में एक टर्मिनल एक डायोड लगाऊं तो कुछ इस तरह से डायोड लगेगा। और ये देखिए कि ये डायोड क्या हो रहा है कि इस डायोड का भी ये वाला पॉइंट P हो गया और ये वाला पॉइंट N हो गया। अगर मैं यहाँ पे आप समझिए एक ही P लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक ही P लिख रहा हूँ, तो हो गया ना मेरा NPN, जो कि मेरा NPN ट्रांजिस्टर है। इसी तरह से अगर मैं इसमें कनेक्ट करूँ एमीटर और बेस के बीच, ठीक है ना, एमीटर और बेस के बीच में अगर यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट करता हूँ तो वो डायोड कनेक्ट होगा कुछ इस तरह से, डायोड कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इस डायोड का ये जो पीछे वाला पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, ये पीछे वाला पोर्शन बन जाएगा P का और ये बन जाएगा N का। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारा जब P हो गया और ये N हो गया तो ये N ही होगा, P नहीं हो सकता। इसी तरह जब हमारा ये P होगा और ये N हो गया तो यहाँ पे जब हम एक डायोड कनेक्ट करेंगे वो वाला डायोड भी, ये वाला डायोड का भी ये वाला एक कलेक्टर वाला सिरा P होगा, ठीक है।
तो यहाँ से PNP जो कि PNP ट्रांजिस्टर है हमारा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, समझ में आ रहा है ना साथियों? ठीक, अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहना बस, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है ना, ये जो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो इनको क्या कर रहोगे आप, ये कैसे आपको ध्यान में रहेगा जब आप इसको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखोगे, पूरा समझोगे, एक एक चीज़ को समझोगे, तभी आपको ये आने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो आप हमेशा कंफ्यूज में रहोगे, ठीक है, और जो कि कंफ्यूज रहना अच्छी बात नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब क्या होता है कि हमारा ये जो BJT है ना, BJT हमारा तो इन्वर्टर की तरह काम कर सकता है, मैंने आपको बताया, लेकिन ये एज ए एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर सकता, ठीक। एम्पलीफायर की तरह क्यों नहीं काम कर सकता, चलिए इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये जो एमीटर होता है, अगर मैं यहाँ पे एक PNP ट्रांजिस्टर को ही लेके चलता हूँ, ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर, कुछ इस तरह से इसका PNP ट्रांजिस्टर का डायग्राम होगा, इस तरह से। PNP ट्रांजिस्टर हो या NPN ट्रांजिस्टर हो, BJT का टाइप्स दोनों है। अब इस BJT में टर्मिनल 3 होते हैं। पहला होता है हमारा एमीटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। अगर मैं यहाँ पे इसको नाम लिख दूँ तो PNP का ले रहे हैं, चलिए PNP का ही लेंगे, ठीक है, PN और P। ये PNP प्रकार का ट्रांजिस्टर है जिसमें 3 टर्मिनल है, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। अगर इसमें देखिए 2 जंक्शन है, पहला एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन। देखिए ये वाली जो जंक्शन है, ये वाली जंक्शन हमारी कहलाएगी एमीटर बेस जंक्शन, और ये वाली जंक्शन हमारी कहलाएगी कलेक्टर बेस जंक्शन, यानी कि 2 टाइप्स के जंक्शन होते हैं, राइट। अब क्या होगा यहाँ, जब हम इसको टेस्टिंग के लिए इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे। देखिए, चाहे हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करें या रिवर्स बायस में कनेक्ट करके टेस्टिंग करें, वो तो हमें जिस तरह से इसको वर्क कराना होगा उसके हिसाब से हम इसको फॉरवर्ड रिवर्स के हिसाब से इसको कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं चलिए फॉरवर्ड बायस में ही कनेक्ट करता हूँ इसको। जब मैं एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूँ, चलिए एमीटर हमारा कौन सा प्लेट होगा, P प्लेट होगा, बेस हमारा N प्लेट होगा और कलेक्टर हमारा P प्लेट होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूँ। तो चलिए फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे मैंने लगा दिया एक बैटरी, और यहाँ पे ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, इस बेस पे देखिए अब इसका कनेक्शन कैसे किया हूँ मैं, ये हो गया बैटरी का प्लस पॉइंट, ये होगा माइनस पॉइंट। बैटरी का प्लस पॉइंट किससे कनेक्ट है, होल से। ये P हमारा क्या है, P हमारा यहाँ होल है, इसको हम होल कहते हैं P प्लेट को, ठीक है, इसमें होल्स होते हैं। और जो N प्लेट है यानी कि B वाला टर्मिनल, बेस वाला टर्मिनल, तो बेस वाला टर्मिनल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेस को हमने निगेटिव दे दिया और इसको दे दिया पॉजिटिव। होल्स हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर रखते हैं। कैसा चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव। और ये जो हमारा N होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के हमें अंदर हमेशा निगेटिव चार्ज कैरियर होता है, ठीक। तो निगेटिव को निगेटिव दे दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव दे दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। अब क्या होगा, चलिए मैं एक बार इसके डोपिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा एमीटर होता है, एमीटर का हाई डोपिंग होता है, इसका डोपिंग कैसा होता है, हाई डोप्ड होता है, ठीक ना। और ये जो हमारा N चैनल है, N वाली जो प्लेट है यानी कि बेस टर्मिनल का डोप्ड कितना होता है और कलेक्टर टर्मिनल का डोप्ड कितना होता है, ठीक है ना। इसका तो हाई डोप्ड हो गया, अब इसका डोप्ड क्या होगा, मॉडरेटरी।
मॉडरेटरी डोप्ड। और इसी तरह कलेक्टर का डोपिंग कैसा होगा, कलेक्टर का डोपिंग होगा लो डोपिंग, यदि इसको लाइटली डोपिंग भी बोल सकते हैं, लाइटली डोप्ड। अब ये डोपिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ये डोपिंग अशुद्धि को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अशुद्धि को। आपको पता है ना, ये जो हमारा ये जो डिवाइस है, बीजेटी डिवाइस है, ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है, ठीक ना, सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। तो इसके अंदर ये जो पी बने हैं ना, ये किसके प्लेट्स बने होंगे, इसमें जो एन प्रकार का प्लेट है, ये प्लेट बना होगा हमारा सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन भी हमारा एक सेमी कंडक्टर के अंतर्गत आता है। तो डोपिंग तो सबसे ज़्यादा डोपिंग एमिटर की है, मॉडरेटरी डोपिंग है बेस की, और कलेक्टर की डोपिंग है लाइटली। लाइटली का मतलब होता है हल्का। इस लाइटली डोपिंग का मतलब होता है कि कम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ना की बराबर है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे उच्च। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी कैसा इलेक्ट्रॉन होंगे, उच्च इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मैं बात, चलिए थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो बात कर रहे थे अपन कि इसको फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ना। अब क्या होगा कि हमने तो इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया एमीटर और बेस को। अब कलेक्टर और बेस को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है, कलेक्टर और बेस को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। लाइटली डोप्ड यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, ठीक है। तो अब एमीटर और बेस को हमने फॉरवर्ड बायस दे दिया और कलेक्टर और बेस को शॉर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे एमीटर और बेस को, तो फॉरवर्ड बायस में ये जो लेयर है हमारे, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको डिप्लेशन लेयर बोला जाता है, ठीक ना। ये वाली जो लेयर है एमीटर बेस जंक्शन, तो इस जंक्शन की जो लेयर होगी, परत होगी, ये फॉरवर्ड बायस में बहुत ही पतला हो जाता है। कितना हो, कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो जब इसमें धारा, देखिए धारा का प्रवाह किधर होगा, इधर होगा, धारा +2 माइनस चलता है, ठीक ना। तो प्लस से निकला धारा हमारा किधर गया, होल की तरफ गया, होल की तरफ गया, ठीक ना। ये होल में एंट्री किया धारा। अब होल क्या करेगा कि होल यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा ये होल बेस वाले प्लेट पे, ठीक ना। अब बेस वाले प्लेट में और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह -2 प्लस होगा, तो माइनस यानी कि माइनस हमारा इधर है, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे। ये हमारे इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जस्ट धारा का अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा बेस से निकल के आ गया कहाँ, किस प्लेट पे आ गया, पी वाले प्लेट पे, यानी कि एमीटर वाले टर्मिनल पे। और एमीटर वाले टर्मिनल से होल कहाँ चला गया, बेस वाले टर्मिनल पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इन दोनों का जो लेयर होता है ना, परत, डिप्लेशन लेयर, ये बहुत ही पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है। क्या हो जाता है, नैरो। तो ये जो होल होता है, होल आता है हमारा बेस पे। तो बेस से ये वाली जो बेस और कलेक्टर वाली जो जंक्शन है, ये बहुत ही पतली होती है। पतली होने की वजह से कुछ होल्स कहाँ चले जाते हैं, यहाँ से इस कलेक्टर में होल चले जाते हैं, ठीक ना। इस कलेक्टर में होल चले जाते हैं और कुछ होल यहीं रुक जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल बेस वाले प्लेट पे रुक जाते हैं। किस लिए रुकते हैं, ये रिकॉम्बिनेशन करने के लिए रुकते हैं, पुनर्मिलन करने के लिए रुकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। ये देखिए डॉप्ट के बारे में बता दिया मैं, सबका तीनों को डॉप्ट। अगर मैं इसके साइज के बारे में बात करूं तो इसका साइज होता है 70%, यानी कि फुल साइज का 100% साइज का। ये जितना भी साइज होगा इसका 100% साइज का 70% साइज अकेला कलेक्टर का होता है। और इसमें से 25% साइज होता है एमीटर का और 5% होता है कलेक्टर का, यानी कि सॉरी बेस का। यानी कि बेस वाला साइज हमारा बिल्कुल नैरो होता है, बहुत ही पतला होता है,
ठीक ना। अब बाईपोलर का अर्थ मैंने समझा दिया कि बाईपोलर का अर्थ मतलब होता है कि दोनों तरफ से धारा का प्रवाह होना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से भी धारा का प्रवाह होना और क्या कहते हैं होल की तरफ से भी धारा का प्रवाह होना, ठीक है ना। इसलिए इसको बाईपोलर जंक्शन बोला जाता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक। और ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं करंट की, देखिए इसमें क्या होगा कि करंट अब इधर से इधर फ्लो होने लगा, तो करंट सबसे पहले किस में गया, एमीटर का, तो ये बन गया हमारा एमीटर का करंट, फिर गया इधर से बेस में, तो बेस का करंट हो गया। इसी तरह ये कलेक्टर का करंट हो गया। इसमें होता क्या है कि जो एमीटर का करंट होता है ना, ये एमीटर का करंट लगभग कलेक्टर के करंट के बराबर होता है। कितना होता है, कलेक्टर के करंट के बराबर। और ये जो हमारा बेस का करंट होता है, बेस का करंट हमारा होता है 0। मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 0 कैसे होता है, ठीक। ये जो हमारा एमीटर का करंट है, ये एमीटर का करंट, ये जो हमारा एमीटर का एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, IE बराबर IB प्लस IC, यानी कि एमीटर का करंट कलेक्टर करंट और बेस करंट के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा करंट की मात्रा किस में होती है, इसमें होती है एमीटर में, ठीक ना। लेकिन लगभग एमीटर का करंट कलेक्टर के करंट के बराबर होता है, ठीक है। ये जो हमारा एमीटर का करंट होता है, एमीटर का करंट मिली एम्पियर में होता है। किस में होता है, मिली एम्पियर में, ठीक है ना, मिली एम्पियर में। तो मैंने अभी आपको बताया कि एमीटर का करंट और कलेक्टर का करंट सेम होता है लगभग। तो जब एमीटर का करंट मिली एम्पियर में है तो कलेक्टर का करंट भी हमारा मिली एम्पियर में ही होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारा बीजेटी होता है ना, बीजेटी प्रकार के ट्रांजिस्टर में ये जो हमारा बीजेटी प्रकार का ट्रांजिस्टर है और इसके प्रकार एनपीएन की बात करूं तो एनपीएन प्रकार के जो ट्रांजिस्टर है, इसमें जो बेस वाला जो पार्ट होता है, इस बेस वाले पार्ट का जो लीकेज करंट होता है ना, बहुत ही कम होता है और वही लीकेज करंट हमारा बेस करंट कहलाता है, ठीक। तो लीकेज करंट बहुत कम होता है। मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं तो 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, अगर मैं इसको माइक्रो को हटा के एम्पियर में लिखूं तो ये आ जाएगा 0.0000001 एम्पियर, ठीक। अब देखिए 0.00001 एम्पियर, तो ये तो बहुत कम करंट हुआ। इससे अच्छा तो मैं लिख दूंगा कि IB बराबर 0, तो ये हो गया ना IB बराबर 0। बेस करंट बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिकॉम्बिनेशन होता है ना, जब इसमें धारा का प्रवाह होता है तो ये होल कहाँ चले जाते हैं, N वाले प्लेट पे। तो N वाले प्लेट पे पहले से उपस्थित है इलेक्ट्रॉन और धारा का प्रवाह होने के कारण होल भी चले जाते हैं N वाले प्लेट पे। तो ये क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन के लिए कुछ होल्स को अपने साथ रख लेता है पुनर्मिलन का क्रिया करने के लिए। तो पुनर्मिलन का जब क्रिया होता है ना, उस समय उस सिचुएशन में इसकी जो लीकेज करंट होती है बेस टर्मिनल की, ये बहुत ही कम होता है। यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर को अगर मैं एम्पियर में लिखूं तो वो इतना होता है 0.00001 एम्पियर। तो मैं इसको लगभग 0 एम्पियर भी कह सकता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका करंट किस में होता है, माइक्रो एम्पियर। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ से आपको एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ से एग्जाम में आपको डोपिंग के बारे में पूछेगा कि इसका इन तीनों में से किसी एक डोपिंग के बारे में पूछ लेगा, ठीक। और इसमें पूछता है कि ये तो बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है कि करंट जो एमीटर का करंट किस में मापा जाता है, कलेक्टर का करंट किस में मापा जाता है, और इसी तरह बेस का करंट किस में मापा जाता है। इन तीनों में से किसी भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसके करंट, एमीटर का करंट, बेस का करंट, कलेक्टर का करंट किस में होता है। तो आप यहाँ से देख लो और नोट कर लो कि किस में होता है और आप लिख लेना जाके एग्जाम में, ठीक है ना। और मैंने लगभग बीजेटी के बारे में सारा कुछ बता दिया आपको। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो बीजेटी होता है, बीजेटी एज ए एम्पलीफायर की तरफ वर्क क्यों नहीं कर पाता। फ्रेंड्स ये जो बीजेटी होता है ना, इस बीजेटी का जो इनपुट एम्पीडेंस होता है, इसका जो इनपुट एम्पीडेंस होता है ये लगभग 10 ओम के बराबर होता है।
इनपुट एम्पीडेंस, ठीक है ना। इनपुट एम्पीडेंस आई से हो गया इनपुट, जेड से एम्पीडेंस, ठीक है ना। इनपुट एम्पीडेंस 10 एम्पियर 10 ओम और आउटपुट एम्पीडेंस हो गया हमारा 0 ओम होता है। कितना होता है? 0 ओम। जबकि एम्पलीफायर का इनपुट एम्पीडेंस होता है लो, लेकिन आउटपुट एम्पीडेंस होता है हाई। अब देखिए इसमें कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, कोई संयोजन नहीं बन रहा है। इसका आउटपुट एम्पीडेंस 0 है, लेकिन एम्पलीफायर का आउटपुट एम्पीडेंस हाई होता है, इसलिए इसको एज ए स्विच की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर सकते। मिस्टेक हो गया थोड़ा, स्विच की तरह नहीं, इसको हम इन्वर्टर की तरह। चलिए मैं इसका यूज लिखा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसमें बहुत कुछ ऐसा चीज़ लिखा है जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए इसको रफ कर देता हूँ मैं। फ्रेंड्स अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। आप फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ के और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। जब आप अधिक से अधिक स्टूडेंट आपस में मिल के पढ़ेंगे ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 50% आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स होता है स्टडी को लेके वो सॉल्व हो जाएगा एक दूसरे से ही कमेंट करके, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है, बहुत सारा नॉलेज होता है। जब आप कमेंट करोगे ना, तो अगर वो स्टूडेंट भी जुड़े रहेंगे आपके साथ तो वो कमेंट उन्हें भी शो होता है और वो आपका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा आपका होगा, तो वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, बाकी शेयर लाइक बाद में। फ्रेंड्स मैं अभी आपको क्या बताने वाला था कि हाँ, इसके यूज के बारे में। क्या? इसके यूज के बारे में, उपयोग। तो इसका ये जो उपयोग होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग सबसे पहले तो इन्वर्टर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग इन्वर्टर में किया जाता है, ठीक है। और कहाँ नहीं किया जा सकता? तो इसका एम्पलीफायर में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा बीजेटी का टोटल इंफॉर्मेशन था, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब बात करते हैं हम यूजेटी के बारे में कि यूजेटी क्या होता है। यूजेटी फ्रेंड्स, अब ये क्या है हमारा? यूजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। यूनी का मतलब क्या होता है? एक दिशीय। इसमें धारा का प्रवाह केवल एक की वजह से होगा, या तो होल्स की वजह से होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अभी हमने पढ़ा था बीजेटी के बारे में, तो बीजेटी में क्या था कि उसमें धारा का प्रवाह होल्स की वजह से भी हो रहा था और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हो रहा था, दोनों की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो बाइपोलर था। और ये जो हमारा यूजेटी है, यूजेटी एक मतलब कि यूनि डायरेक्शनल है, ठीक है ना। एक ही दिशा में इसमें धारा का प्रवाह होगा। कहने का मतलब कि या तो होल्स की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा का प्रवाह होगा। अब देखते हैं कि ये हमारा यूजेटी होता क्या है। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं कि ये जो यूजेटी होता है ना, अगर मैं इसके इन्वेंशन के बारे में बात करूं तो इसका इन्वेंशन यूएसए का कोई कंपनी था, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से, वहां इसका खोज किया था उस कंपनी ने, और 1953 में इसका खोज किया गया था, इसका इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा यूजेटी है, यूजेटी कैसी डिवाइस है? तो आप कहोगे कि यूजेटी एक वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है, ठीक है। यूजेटी हमारा वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है। इसमें यूजेटी में क्या होता है कि पी और एन, इसमें एन पी एन पी एन पी नहीं होता, इसमें केवल पी और एन होता है। क्या होता है?
P और N। अगर मैं इसके सेम डायग्राम के बारे में बात करूं तो चलिए इसका डायग्राम मैं एक छोटा सा बना दे रहा हूं यहाँ पे, और उसमें उसी डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे। तो चलिए ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, P प्लेट, और बाकी ये हो गया हमारा N प्लेट। यानी कि ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये कौन सा प्लेट हो गया, N वाला प्लेट हो गया, और ये बीच वाला एरिया जो दिख रहा है ये हो गया P वाला प्लेट। यानी N प्लेट का साइज ज़्यादा होता है और P प्लेट का साइज कम होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें एक जंक्शन, जैसे कि BJT में 2 जंक्शन था, एमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, लेकिन इसमें केवल एक ही जंक्शन है। इसमें जंक्शन केवल कितना है, एक है। तो जंक्शन एक कौन सा है, PN जंक्शन, ठीक है ना, ये PN जंक्शन, केवल इसमें एक ही जंक्शन होता है। और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये जो N टाइप का प्लेट होता है, N टाइप का जो प्लेट होता है और एक P टाइप का प्लेट होता है, N टाइप प्लेट को डिफ्यूज किया जाता है, ठीक है ना, क्या किया जाता है, N टाइप प्लेट को डिफ्यूज किया जाता है। और इसमें जो P होगा ये होल्स का काम करेगा, और N होगा इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के काम करेंगे, ठीक है ना। और इसमें अगर मैं डोपिंग की बात करूं तो ये जो N टाइप का जो प्लेट है, N टाइप प्लेट में लाइटली डोपिंग होता है, लाइटली डोपिंग। और ये जो P टाइप का चैनल होता है, P टाइप के चैनल में हैवी डोपिंग होता है, ठीक है ना। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि N टाइप चैनल में, N टाइप प्लेट में कैसा डोपिंग होता है और P टाइप में कैसा डोपिंग होता है। फ्रेंड्स, ये डोपिंग का मतलब अशुद्धि होता है। जिसमें डोपिंग कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते हैं, जिसमें डोपिंग अधिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी डोपिंग होते हैं। फ्रेंड्स, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और सेमीकंडक्टर की एक खासियत ये होती है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में जितना ज़्यादा आप डोपिंग मिलाओगे उतना ही इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, और जितना कम मिलाओगे इसकी कंडक्टिविटी लो होती जाती है। लेकिन अगर प्योर कंडक्टर की बात करूं सेमीकंडक्टर की कंपैरिजन में, तो प्योर कंडक्टर में ये होता है कि उसमें डोपिंग बहुत ही कम होना चाहिए। यानी कि एक हमारा कॉपर का वायर है तो उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा नहीं होनी चाहिए, तभी उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा डोपिंग का मतलब, ठीक है। अगर मैं इसकी सिंबल के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स, इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का कुछ सिंबल होता है और कुछ ऐसा। ये तो इसमें कौन कौन सा टर्मिनल होता है, कोई बताएगा मुझे, इसमें से कौन कौन सा टर्मिनल होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें भी 3 टर्मिनल ही होते हैं, लेकिन वो तीनों टर्मिनल के नाम बीजेटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। बीजेटी में एमीटर बेस कलेक्टर होता है, तो इसमें होता है, ये तो एमीटर का हो गया, ठीक है, और ये बेस 2 का हो गया और ये बेस 1 का हो गया। इसमें बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक बेस 1 और एक बेस 2। और यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एमीटर का टर्मिनल है, इसमें जो एमीटर का टर्मिनल है, ये एमीटर का टर्मिनल बेस की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना है। और बेस की तरफ ज़्यादा इसलिए झुका होता है कि इसमें धारा का प्रवाह किधर ज़्यादा होता है, बेस की तरफ, ठीक है ना। ये बेस की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है, ये यही संकेत कर रहा है कि बेस 2 में धारा का प्रवाह अधिक हो रहा है, ठीक। अगर मैं इसकी ये जो डायग्राम बनाया हूँ, इस डायग्राम को मैं अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ, चलिए, तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होगा। यहाँ पे होता है हमारा एमीटर, जिसको हम N बोलेंगे, P बोलेंगे, और ये हो गया मेरा पूरा एरिया किसका हो गया, N का हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया मेरा बेस 1, यहाँ हो गया मेरा बेस 2।
अब ये जो एमीटर है ये देखिए बेस 2 की तरफ ज़्यादा है, बेस 2 के मतलब कि पास में है, करीब है, बेस 1 के दूर है। अब इसमें भी देखिए बेस 2 के ही पास है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसमें होता क्या है कि जब हम एमीटर को ओपन सर्किट रखते हैं, एमीटर हमारा ओपन सर्किट होगा। अब ओपन सर्किट कब होगा ये हमारा, जब हम बेस 1 और बेस 2 को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जब इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और एमीटर को ओपन रख देंगे। देखिए देखते हैं इस सिचुएशन में क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, बेस 2 को और बेस 1 को एक बैटरी के माध्यम से कनेक्ट कर दिए। ये बैटरी का माइनस टर्मिनल, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल हो गया, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब क्या होता है कि ये जो बेस 1 और बेस 2 को जब हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो ये बेस 1 और बेस 2 में धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न क्या है धारा प्रवाह ना होने का? तो रीज़न यही है कि ये बेस 1 और बेस 2 एक हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस की मान हाई होता है वहाँ पे धारा का प्रवाह ना के बराबर होता है। इसमें एक रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं इस बेस 2 और बेस 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस को क्रैक कर दूं यानी कि दो भागों में बांट दूं तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है। अब ये जो नीचे वाला होता है ना, ये जो नीचे वाला हमारा बेस 2 के पास में जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है। क्यों? देखिए इस रेजिस्टेंस का साइज भी अधिक है, और बेस 2 के सॉरी ये तो एक जैसे हो गया, बेस 1 हो गए, ठीक है। तो बेस 1 का जो रेजिस्टेंस है इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। अगर मैं इसका नामकरण करूं तो इसका नाम हो जाएगा रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? बेस 1 का, तो बेस 1 रेजिस्टेंस। और इसी तरह ये रेजिस्टेंस है, और किसका रेजिस्टेंस है? बेस 2 का, तो RB2 हो जाएगा। RB2 यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, यानी बेस 2 और बेस 1 के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा होता है इसको हम क्रैक करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो नीचे वाला यानी कि बेस 2 वाला जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हैं। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया हमारा। अभी जब हमारा एमीटर ओपन है, एमीटर ओपन एमीटर जब ओपन होगा तो इसका वैल्यू कुछ और होगा। जब ओमीटर को भी हम शॉर्ट करेंगे यानी कि क्लोज सर्किट करेंगे तो इस RB2 का मान कुछ और होगा। तो ये एक वेरिएबल प्रतिरोध होता है। कैसा प्रतिरोध होता है? वेरिएबल प्रतिरोध, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि मैं जब आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो हमारा एमीटर होता है ये बेस 1 के ही करीब क्यों होता है, ये बेस 1 के करीब क्यों होता है, ठीक ना। तो ये बेस 2 के करीब क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, किस वजह से? ये कोई ना कोई तो रीज़न होगा जो बेस 2 के ही पास में हमेशा रहता है। तो इसका रीज़न क्या है कि ये कहीं सिमेट्री ना हो जाए, बेस 1 और बेस 2 कहीं सिमेट्री ना हो जाए। अगर सिमेट्री हो गया तो जो रिजल्ट हम इससे लेना चाहते हैं ना वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इस एमीटर वाले पॉइंट को हमें कहाँ रखना पड़ता है? बेस 2 के करीब रखना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना भाइयों? और देखिए इसमें क्या होता है कि जब मेरा एमीटर ओपन सर्किट होता है, देखिए अभी इस एमीटर में कोई भी सर्किट नहीं बना है एमीटर का, एमीटर बिल्कुल ओपन है। जब हमारा एमीटर ओपन सर्किट होता है तो इन रेजिस्टेंस का क्या नाम होता है? इन रेजिस्टेंस का नाम होता है इंटरबेस रेजिस्टेंस। क्या होता है? इंटरबेस रेजिस्टेंस, ठीक। इंटरबेस रेजिस्टेंस कहा जाता है जब हमारा एमीटर ओपन होता है तभी, वैसे नहीं कहेंगे। और एक खास बात और है कि जब हमारा UJT में कोई वोल्टेज नहीं होता, यानी कि UJT क्या होता है? नो वोल्ट होता है।
नो वोल्ट होता है, तो नो वोल्ट की कंडीशन में, नो वोल्ट की कंडीशन में इस बेस 2 और बेस 1 का रेजिस्टेंस का मान कितना होता है? तो बेस 1 और बेस 2 रेजिस्टेंस का मान होता है 5 से 10 किलो ओम, यानी कि बेस 1 का होता है 5 किलो ओम, बेस 2 का होता है 10 किलो ओम, जो कि रेजिस्टेंस का मान इतना हाई होने की वजह से इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक डायग्राम के बारे में, ये इसका होता है सिंबल। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया ना? फ्रेंड्स, अब मैं इसके यूज के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? यूज के बारे में। तो चलिए, ये तो सारा सब कोई नोट कर लिए ना इसको? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं अब मैं इसके यूजेस के बारे में बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है ना, कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए इसका यूज के बारे में देखते हैं। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा? सबसे पहला तो विश्रांति ऑसिलेटर में, विश्रांति ऑसिलेटर, और विश्रांति ऑसिलेटर के अलावा इसका यूज कहाँ किया जाता है? स्विच के रूप में। कहाँ? स्विच के रूप में। और फ्रेंड्स, जो SCR का नाम सुना होगा आप लोगों ने, SCR को ट्रिगरिंग कहाँ से किया जाता है? गेट वाले टर्मिनल से। तो SCR को ट्रिगरिंग पल्स देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ट्रिगर पल्स देने हेतु। ठीक है, अब ट्रिगर का मतलब होता है कि बार बार इनपुट देना, ये कहलाता है हमारा ट्रिगर। तो विश्रांति ऑसिलेटर स्विच SCR को ट्रिगरिंग पल्स देने के लिए। और अगर मैं इसके यूज के बारे में बात करूं तो ये फेज कंट्रोल करता है। किसके क्या करता है? फेज कंट्रोलर का भी काम करता है ये। और ये काम करता है मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज हो गया ऑसिलेटर में, स्विच के रूप में, और हमारा हो गया फेज कंट्रोल, मोटर का स्पीड कंट्रोल, SCR को ट्रिगर पल्स देने के लिए। ठीक, तो ये तो इसके यूजेस हो गए, इतने जगह इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अब इसका लाभ, इसका बेनिफिट क्या होता है? इस UJT को यूज करने का बेनिफिट हमें क्या होता है? एडवांटेज, इसके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं? इसका जो लीकेज करंट होता है ना, इसका जो लीकेज करंट बहुत ही कम होता है। लीकेज करंट बहुत कम होता है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होता है इसकी करंट कैपेसिटी। करंट कैपेसिटी बहुत हाई होता है। क्या होता है? उच्च। करंट कैपेसिटी उच्च और लीकेज करंट बहुत कम। ठीक, तो फ्रेंड्स ये तो हो गया UJT के बारे में। चलिए, अब हो गया हमारा BJT UJT। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे FET के बारे में। किसके बारे में? FET के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब FET के बारे में देखते हैं कि FET हमारा क्या होता है, एज ए वर्क किस तरह से करता है वो। ठीक, तो ये सारे सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ये जो SCR, UJT, BJT, FET, MOSFET, IGBT, IGTO जो भी होते हैं ना, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अब हमारा नंबर किसका है? तीसरा नंबर है FET के बारे में। अब ये FET क्या होता है? FET का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है।
ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एक और प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं JFET। तो ये होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो JFET भी FET का ही प्रकार होता है। ठीक है ना। तो आप यहां से देखिए, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन गया, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है इसके बारे में। फ्रेंड्स, अब इसके यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस इसका होता है हाई और आउटपुट इम्पीडेंस होता है इसका लो। जहां पे हमें इनपुट इम्पीडेंस हाई और आउटपुट इम्पीडेंस लो की जरूरत होगी वहां हम यूज करेंगे FET को। ठीक है, कहां यूज करेंगे? ये देखिए मैंने लिख दिया, वहां यूज करेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा FET है, FET हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कौन है? हमारा FET। जिस तरह से BJT करंट कंट्रोल डिवाइस था और ये हमारा FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये वोल्टेज को कंट्रोल कैसे करता है? इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक वोल्टेज कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है, उसके थ्रू वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए हम इसको वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें टर्मिनल कितने होते हैं? जिस तरह से BJT NPN PNP की दो टाइप्स के होते थे, उसी तरह हमारा FET भी दो टाइप्स के होते हैं, N चैनल और P चैनल। क्योंकि इसमें PNP नहीं होता, इसमें ओनली P और N होता है, तो इसके टाइप्स भी P चैनल और N चैनल ही होगा। तो इसके सिंबल के बारे में बात करता हूं मैं। तो चलिए, सिंबल कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है। ठीक है ना। ये तो ये वाला टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल तो हो गया हमारा गेट, और ये वाला टर्मिनल होता है हमारा सोर्स, ये होता है ड्रेन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे BJT में अगर एरो का निशान अंदर की तरफ था तो हम उसको PNP मानते थे, और एरो का निशान बाहर की तरफ था तो उसको NPN मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट होता है। यहाँ पे होता, इसमें क्या होता है कि जब एरो का निशान अंदर होगा तो उसको हम NPN मानेंगे। क्या मानेंगे? NPN। इसी तरह जब इसमें एरो का निशान बाहर की तरफ होगा, जब इसमें एरो का निशान बाहर की तरफ होगा, ये एरो का निशान इसमें नहीं लगा होता है, ये एरो का निशान लगा होता है गेट में। कहाँ लगा होता है? गेट में। ये तो NPN हो गया। अगर इसमें एरो का निशान बाहर की तरफ है तो ये PNP हो जाएगा। ठीक है, सोर्स और ड्रेन। तो फ्रेंड्स, ये तो इसका होता है सिंबल। आप लोग को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, रुकिए बढ़िया अच्छे से बनाऊंगा जिसमें सभी को समझ में आ जाए। यहाँ पे हो जाता है हमारा गेट का टर्मिनल, ठीक, और यहाँ पे हो जाता है ड्रेन वाला टर्मिनल, और यहाँ पे हो जाता है हमारा सोर्स का टर्मिनल। एरो का निशान अंदर तो NPN, और इसमें इसी तरह होता है गेट का टर्मिनल यहाँ पे, और ये हो गया मेरा ड्रेन वाला टर्मिनल, ये हो गया मेरा सोर्स का टर्मिनल। अगर एरो का निशान बाहर तो PNP टर्मिनल। चलिए, यहाँ से हमें, सॉरी PNP नहीं, N चैनल, N चैनल FET। इसी तरह ये P चैनल
FET। ये तो हो गया N चैनल और P चैनल FET के टाइप्स, और इसके ये रहे सिंबल्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो FET है ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर है या फिर यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। ठीक, तो ये FET हमारा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है। कौन सा होता है? यूनिपोलर, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक, अब यूनिपोलर ट्रांजिस्टर क्या करता है, इसमें जब धारा का प्रवाह होता है तो धारा का प्रवाह किसी एक की वजह से होगा, या तो P की वजह से होगा या फिर N की वजह से। अगर मैं P की बात करूं तो होल की वजह से, या फिर N की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसी एक की वजह से ही इसमें धारा का प्रवाह होगा। लेकिन BJT में ऐसा नहीं था। BJT में धारा का प्रवाह P और N दोनों की वजह से होता था, ठीक ना। और अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो FET जो होती है ना, ये BJT के अकॉर्डिंग, BJT के तुलना में छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। FET का साइज BJT के अकॉर्डिंग छोटा होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा FET का हो गया, ठीक है ना। फुल फॉर्म बता दिया मैंने, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और JFET भी होता है इसी तरह, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ये इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया हूँ मैं कि ये जो इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस का रेशियो है ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और ये दोनों, इसका सिंबल हो गया N चैनल का सिंबल और P चैनल का सिंबल। यहाँ से एरो के बारे में मैंने बता दिया आपको। यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये, और इसमें धारा का प्रवाह केवल एक की वजह से होगा। BJT की तुलना में छोटा होता है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। फ्रेंड्स, जो जितना इम्पोर्टेंट चीज़ बात है ना वो मैं आपको बता दिया, ठीक है ना। कोई सा भी बात इसमें नहीं छूटा है, अब कोई सा भी चीज़ नहीं छूटा है, सब कुछ बता दिया मैंने इस JFET के बारे में। यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे MOSFET के बारे में। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर MOSFET के बारे में चलेंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। MOSFET क्या होता है हमारा, कि ट्रांजिस्टर तो आप लोग जानते हैं, MOSFET भी तो एक प्रकार का ट्रांजिस्टर ही है ना, ठीक है ना। अब FET, ये जो हमने अभी FET पढ़ा है, तो FET में कुछ कमियां होती हैं, तो उन्हीं कमियों को कवर करने के लिए MOSFET का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो FET की कमियों को कवर करने के लिए MOSFET का निर्माण किया गया है। ये चौथा है ना हमारा MOSFET। सबसे पहले मैं इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करूंगा, तो हो जाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एम से हो जाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा FET था ना, ये एक स्विच की तरह काम कर रहा था। किसकी तरह? स्विच की तरह काम करता था। कौन सा स्विच? बेड स्विच की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो अब आप लोगों ने SMPS के बारे में सुना होगा कि SMPS क्या होता है। फ्रेंड्स, SMPS के बारे में बताता हूँ कि SMPS, पहले तो इसका पूरा नाम सुन लीजिए, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना। ये जो हमारा SMPS होता है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहां से तो आप लोग पकड़ सकते हैं ना कि ये पावर सप्लाई का काम करता है, ठीक है। तो SMPS में यूज करने वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और वो कौन सा है? MOSFET, ठीक है ना।
तो मोसफेट एसएमपीएस में क्या करता होगा? मोसफेट एसएमपीएस में फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है हाई मान का। इसमें एसएमपीएस के अंदर मोसफेट 50 किलो हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेंज की है ना। चलिए यहाँ तक तो ये हो गया। अब ये क्या करता है कि 50 किलो हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है एसएमपीएस में, एसएमपीएस के अंदर। तो यहाँ से तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता होगा। इसका यूज़ किया जाता होगा ऑसिलेटर में। कहाँ? ऑसिलेटर भी तो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम करता है। तो चलिए यूज के बारे में तो बाद में बात करेंगे। अब मैं इसके प्रकार के बारे में बात करता हूँ। टाइप्स ऑफ मॉसफेट, कि मॉसफेट के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स मॉसफेट के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होता है इनहैंसमेंट। कौन सा? इनहैंसमेंट मॉसफेट। और दूसरा होता है हमारा डिप्लेशन मॉसफेट। तो ये तो इसके टाइप्स हो गए। किसके? मॉसफेट के टाइप्स हो गए कि मॉसफेट 2 टाइप्स का होता है, डिप्लेशन और इनहैंसमेंट। ठीक है ना। अब इसके अगर मैं टर्मिनल के बारे में बात करूं, टर्मिनल के बारे में, तो इसका जो टर्मिनल होता है, इसका टर्मिनल वैसे तो बुक में 3 टर्मिनल दिया होता है। कितने टर्मिनल दिए होते हैं? 3 टर्मिनल दिए होते हैं, ठीक ना, गेट, सोर्स और ड्रोन। लेकिन एक चौथा टर्मिनल होता है, उसका नाम होता है सबस्ट्रेट। पहला होता है गेट, सोर्स और ड्रोन, लेकिन एक और होता है, उसका नाम है सबस्ट्रेट। अगर ये सबस्ट्रेट क्या होता है? बॉडी। जब हम मॉसफेट को काम में लेते हैं ना, तो एक पॉइंट बॉडी से और एक पॉइंट गेट से शॉर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बस एग्जाम में नहीं पूछता है, आपको एग्जाम में बस यही 3 चीज़ पूछेगा कि कितने टर्मिनल होते हैं। आप लिख देना गेट, सोर्स और ड्रोन, आपको फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो ये तो इसका हो गया टर्मिनल के बारे में। और अगर मैं अब बात करूं इसकी सिंबल के बारे में, तो सिंबल इसका कुछ इस तरह का होता है। यहां पे देखते हैं, इसका सिंबल भी FET की तरह होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है। ये हो गया मेरा गेट का टर्मिनल, और ये होता है मेरा सोर्स का, और ये होता है ड्रेन का। ये हो गया, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि BJT में क्या होता था कि एरो का निशान एमीटर में जब लगा रहता था, तो एरो का निशान अगर अंदर की तरफ यानी धारा का प्रवाह एंट्री कर रहा है तो उसको हम PNP मानते थे। और FET में जस्ट उसका अपोजिट होता था, यदि करंट का प्रवाह अंदर की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो उसको N चैनल मानते थे, ठीक ना। उसी तरह FET के तरह भी इसमें भी होता है। देखिए, इस सोर्स के थ्रू धारा का प्रवाह अंदर जा रहा है, और अंदर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? N चैनल मॉसफेट, ठीक। और अगर मैं P चैनल मॉसफेट के बारे में बात करूं, तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा इसका गेट का टर्मिनल, ये है इसका ड्रोन, ये है सोर्स, ठीक। तो ये इसके 3 टर्मिनल्स हो गए। और इसमें यदि एरो का निशान बाहर की तरफ है तो ये P चैनल हो जाता है, P चैनल मॉसफेट।
तो पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट को आप पहचान लीजिए ढंग से। इसके सिंबल के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप सिंबल बनाओ, क्वेश्चन ही सिंबल का रहेगा, आपको पहचानना होगा कि ये सिंबल कौन सा है। और कभी सिंबल के बारे में ना पूछ के बोलेगा कि ये कौन से प्रकार का मॉसफेट है। तो यहाँ से आपका देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से, सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म के बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, SMPS इसका यूज कहाँ किया जाता है, SMPS में सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और पूछ लेगा कि SMPS में एज ए किस तरह से ये वर्क करता है, तो आप फ्रीक्वेंसी जनरेट का कर देना, ठीक है, ये 3 हो गया। और ये आंकड़ा भी पूछ लेगा आपसे कि कितना से कितना फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, तो आप 50 किलोहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज, ये 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। और इसके टाइप्स के बारे में तो नहीं पूछता, ठीक है ना, क्लियर है ये। सिंबल्स के बारे में 5। अब देखिए एक ही ट्रांजिस्टर से, एक ही सॉलिड स्टेट डिवाइस से 5-5 क्वेश्चन बन रहा है। आप इसमें से 5 को जब ध्यान में रखेंगे तो खुदा न खास्ता अगर एक भी आ गया तो आपका 1 नंबर तो पक्का हो गया, ठीक है ना। तो आप 1 नंबर यहाँ से कवर कर लिए। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसके टोटल मॉसफेट का बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी, ठीक है ना। अब मैं इसके यूज के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में, यूज के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन सबसे पहले तो मैं ऑसिलेटर करूंगा। कहाँ, ऑसिलेटर मैंने बताया था कि ऑसिलेटर का काम होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, और SMPS में ये मॉसफेट फ्रीक्वेंसी ही जनरेट करता है 50 किलोहर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक। तो इसका यूज ऑसिलेटर, और इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में। कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में इसका यूज किया जाता है SMPS का। और इसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स, जो टीवी का रिसीवर होता है ना, टीवी के रिसीवर में FM मिक्सिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका टीवी रिसीवर में FM मिक्सिंग के लिए, FM यहाँ पे आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टीवी रिसीवर FM मिक्सिंग, ठीक है, यहाँ। तो ये तो इसके यूजेस के बारे में हो गया फ्रेंड्स। और इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी बनाने में। कंप्यूटर मेमोरी बनाने में नहीं, कंप्यूटर की मेमोरी में यूज किया जाता है। और यूज किया जाता है लॉजिक सर्किट में। अब ये लॉजिक सर्किट क्या होता है, अब लॉजिक सर्किट क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स, ये जो लॉजिक सर्किट है, आप लोगों ने PLC का नाम सुना होगा, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। तो वहां क्या होता है, वहां लॉजिक सर्किट होता है। तो फ्रेंड इसका यूज कहाँ होता है, और लॉजिक सर्किट में, ठीक है ना, लॉजिक सर्किट। अब ये लॉजिक सर्किट क्या होता है, आप लोगों ने PLC के बारे में सुना होगा। ये जो PLC होता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, इसके थ्रू क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई पैनल बोर्ड है, उस पैनल बोर्ड में जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है ना, उस फंक्शन को हम एक कंप्यूटर सिस्टम, एक PC के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है PLC। तो वहाँ पे उस लॉजिक सर्किट में भी मॉसफेट का यूज किया जाता है, ठीक। तो इतने सारे इसके यूज हो गए, ऑसिलेटर में, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में, टीवी रिसीवर में FM मिक्सिंग के लिए, और कंप्यूटर मेमोरी में, और लॉजिक सर्किट में, ये इसके यूज हो गया। इसके यूज के बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और देखने को आपको मिलेंगे। आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिए या फिर इसको नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा, आज हमने पढ़ा BJT के बारे में, मॉसफेट के बारे में, FET के बारे में, और UJT के बारे में। 4 सॉलिड स्टेट डिवाइस के बारे में मैंने आज आपको फुल डिटेल नॉलेज कवर कराया है फ्रेंड्स। बाकी के जो SCR, GTO और वगैरह वगैरह जो बच रहे हैं ना, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का क्लास यहीं तक है, ठीक है। अब बाकी क्लास हम अगले वीडियो में क्लास कवर करेंगे, ठीक है ना।
तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए यार, इसमें क्या दो राय है। अब जो भी स्टूडेंट नया होगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब मैं डेली वीडियो बनाता हूं और डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तभी जाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन रखोगे, वरना कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सफ़र हमारा यहीं तक रहा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, ओके, थैंक यू।